Hello everyone. Welcome to the another lecture of ISA for UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप सब बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से एमपीज़ हैं, क्या हैं, बट आपने कभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो, कभी इसके अंदर देखा हो कि कौन इसके मेंबर्स होते हैं, कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे आज। और इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर रिलीज़ करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट जो आपका टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। अगर एक सिंगल वीडियो रिलीज़ करने जाएंगे तो ये 3 to 4 आवर्स का लेक्चर होता है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे आज कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पार्लियामेंट रिफॉर्म हमने जो गवर्नमेंट है उसको ही क्यों चुना यहाँ पे, और बाकी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या हैं, फिर हम देखेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे चूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट से और देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर है क्या। तो देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका अपोज्ड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच इज़ फॉलोड इन यूएसए। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ भी क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं जिसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ये वेस्टमिंस्टर जो वर्ड है आपका ये आया है यूके और यूके से, ये यूके ओरिजिन है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा विच इज़ पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द अदर वन इज़ राज्यसभा विच इज़ नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारी स्टेट के हेड है। आपको पता होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, बट हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है या नहीं है पार्लियामेंट के, तो आप इस क्वेश्चन को नो नहीं करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। द नेक्स्ट इज फर्स्ट हम देखते हैं हाउस ऑफ पीपल विच इज़ लोकसभा, कि लोकसभा क्या है, लोकसभा का कंपोजिशन क्या होता है, इसके कौन कौन मेंबर्स बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। आप सबको पहले ये पता होगा कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। हम यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं, एफपीटीपी सिस्टम। इसका एक जो दूसरा होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत तरह के होते हैं। हम एफपीटीपी फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो इलेक्टेड घोषित किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा वोट का मतलब ये नहीं है कि सपोज़ अगर 100 लोगों ने वोट दिया है और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसको 20 मिले हैं, किसी कैंडिडेट को 18 मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 10 मिले, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे और टोटल करके 100 हो गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर ये मेरिट होता है कि आपको जो है दोबारा इलेक्शन नहीं कराने होंगे अगर एक कैंडिडेट ने क्लियर मेजोरिटी नहीं हासिल की है, मतलब ओवर 50%। जिस इंसान ने 20 वोट्स जीते हैं, जिस इंसान ने 20 वोट अर्न किए हैं, भले ही उसके सारे नीचे रहे हों, तो वो भी इलेक्टेड घोषित किया जाएगा। इंडिया में ये सिस्टम चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा की वो है 552, कि मैक्सिमम इतने लोग आ सकते हैं। उसमें से भी डिवाइड कर रहे हैं कि 530 फ्रॉम द स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज। इंडिया में प्रायर टू 2019 देयर वर 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी विच वर नॉमिनेटेड, विच इज़ रिमूव्ड बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका लेटेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी जो आपकी जनवरी की शिफ्ट हुई थी, दिसंबर 2024 की शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था 106 अमेंडमेंट एक्ट किस लिए आया था, 104, 3rd, 2, इतने पीछे तक कि आपसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 104th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंदर आपके जो एंग्लो इंडियंस थे उनको रिमूव कर दिया जाता फ्रॉम द नॉमिनेशन इन द लोअर हाउस और इन द अपर हाउस। अभी प्रेजेंट जो आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 543 मेंबर्स। 543 मेंबर्स आपके अभी लोकसभा के अंदर हैं। अब देखते हैं इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉलो होती है, मतलब एनीवन अबव द एज ऑफ 18 इज अलाउड टू कास्ट देयर वोट।
डजेंट मैटर उनकी इनकम क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कौन से रिलीजन के हैं, नथिंग। द नेक्स्ट इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईच इलेक्टिंग 1 MP। मतलब इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये मोस्टली आपकी पॉपुलेशन बेस्ड होती हैं, और ये जो पॉपुलेशन सेंसस है वो 1971 वाला फॉलो करते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर हमारा जो सेंसस है वो 2011 में भी तो हुआ था, तो हम उसके बेसिस के ऊपर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्यों नहीं डिसाइड करते हैं। आपका डाउट सही है, बट देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो रही है अगर पॉपुलेशन के अंदर, तो आज अगर हम देखते हैं केरला की पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन, तो कितना फ़र्क है। अलोन यूपी पॉपुलेशन सुपरसीड्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब वहाँ पे यूपी के अंदर अगर 100 अबव सीट्स हो जाएंगी और केरला के अंदर सपोजली 20 सीट्स रहेंगी, तो ये कहाँ का फेयर रिप्रेजेंटेशन आपका। इसीलिए 1971 वाला सेंसस हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेजरली आपकी सारी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो प्रोपोर्शनेट लेवल पे थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। देखिए केरला जैसे है और जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन लेवल जो है वो इतनी फास्ट इंक्रीज़ नहीं होती है, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आपका नर्दर्न इंडिया है उससे थोड़ा बेटर है एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, हमने हमारे लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ाई, हमने उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करी, उसके बदले में हमारी सीट्स कम हो रही हैं, तो फिर हम डेवलपमेंट क्यों करें। ये क्वेश्चन उनका जायज़ है। इसीलिए 1971 का जो सेंसस है उसको रखा गया है बजाय आपके 2011 के। नेक्स्ट देते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। आपके मोस्टली हर साल 5 साल के इलेक्शन होता है। अगर हाउस को पहले डिसॉल्व कर दिया जाए या फिर आपकी कोई इमरजेंसी लग जाती है तो वो एक्सटेंड और रिड्यूस भी हो सकता है, वो हम बाकी के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर है रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है आपका रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST एंड नॉट फॉर OBCs। OBC के लिए भी रिजर्वेशन नहीं आया है। वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन आया है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर आया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर द रिजर्वेशन फॉर वुमेन वॉज अलाउड 1/3 रिजर्वेशन, और ये कब से लागू होगा। अब नेक्स्ट वी विल सी द राज्यसभा। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी वो है 250 मेंबर्स, उसमें से इलेक्टेड 238 होंगे और 12 अपॉइंटेड होंगे, मतलब नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। जब आप गवर्नर पढ़ेंगे, गवर्नर भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आपके नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को, उसमें से एक फील्ड जो है ना वो एक्स्ट्रा है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि वो फील्ड कौन सी है। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब तो मैं बताऊंगा ही, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों के अलावा एक और कौन सी 5th फील्ड है जिसमें से गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। करंट जो स्ट्रेंथ है हमारी वो है 245 मेंबर्स। इसमें भी एंग्लो इंडियन जो होते थे वो पहले थे, अब नहीं है। इलेक्शंस एंड टेन्योर। राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो मोस्टली आपके जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं उनके मेंबर्स को, और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 years का होता है। एंड एवरी 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 year। मतलब जो मेंबर का 6 year का टर्म पूरा हो चुका है वो रिटायर होंगे, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी 1/3। अगर आप सोचते हैं कि सबसे पहले जब इलेक्ट हुए होंगे राज्यसभा के मेंबर्स तब सारे एक साथ ही हो गए होंगे 245, तो उसमें से पहले रिटायर कौन हुआ होगा। अगर इनको हर 2 साल में रिटायर होना होता है 1/3 मेंबर्स को, तो उस टाइम पे जो था लॉटरी सिस्टम से डिसाइड हुआ था कि लॉटरीज में चिट रखी गई, 1/3 मेंबर्स को की लॉटरी निकाली गई और 1/3 जैसे चिट पूरी हुई जिसमें उनके नेम थे वो वॉलंटरीली रिटायर हुए। ऐसे था आपका ये फर्स्ट टाइम पे जो हुआ था। फिर आपको पता ही है टेन्योर 6 का होता है, 6 years का होता है, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 year। द नेक्स्ट इज रिजर्वेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अभी आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर अलग है, लोकसभा में आपका रिजर्वेशन है फॉर SC ST, राज्यसभा में नहीं है। द नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम।
यही आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी एक अलग यूनिट ही है, जब आप सीपी पढ़ेंगे इसके अंदर यूनिट में, तो आपका एक अलग से पार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे यूके, यूएस, इंडिया, जापान, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशंस को, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो देखिए टाइप ऑफ सिस्टम हमें पता है कि इंडिया और यूके के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म है, बट यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल है। जो हमारे हेड होते हैं, इंडिया के हेड प्रेसिडेंट होते हैं, यूके के हेड मोनार्क होते हैं, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, और यूएस के रियल होते हैं। इंडिया और यूएसए में सेम प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, एंड यूएसए द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ यूएसए। मतलब इनके पास रियल पावर्स लाई करती हैं। इंडिया में पावर्स लाई करती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसमें भी प्रेसिडेंट ही है। फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रिलेशन जो है, हमारे यहाँ पे फ्यूजन होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वही तो उनको अपॉइंट करेगी आपके काउंसिल्स को, और एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लेजिस्लेचर के साथ। तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बट यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो होता है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। फिर है एग्जीक्यूटिव रिमूवल। इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन से एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। सेम यूके के अंदर, और यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव को मतलब प्रेसिडेंट को बाय इम्पीचमेंट रिमूव करते हैं। और यहीं से जो हमारे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो यहीं से बोरो किया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। तीनों के अंदर ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेस। द नेक्स्ट इज इलेक्शंस। लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के लिए पार्टली इलेक्ट होते हैं, एंड बोथ द हाउसेज आर इलेक्टेड सेपरेटली। इसके अंदर दोनों हाउसेस को सेपरेटली इलेक्ट किया जाता है। द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे देखिए, द मिनिस्टर्स आर कैन नॉट बी मेंबर अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव आपके अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसीलिए जो मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। एंड जुडिशरी जो है तीनों के अंदर इंडिपेंडेंट है, बट अगर सबसे ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट है वो है यूएसए की, क्योंकि इनके लिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो सबसे सुप्रीम है। द नेक्स्ट कम्स द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि अब इलेक्शन हमें पता है कैसे हो रहे हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए मेंबर्स की, कि क्या क्वालिफिकेशन है जिस पे आप इलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है ये लिखा हुआ है आर्टिकल 84 में, आपको आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, और कुछ जो आपके प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं आरपी एक्ट 1951 से। तो हम एक एक करके इन प्रोविजंस को पढ़ते हैं। अभी जो आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स होंगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो देखिए क्वालिफिकेशन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फिक्स्ड। एज रिक्वायरमेंट है आपकी 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के लिए अलग है। ये रजिस्टर्ड भी होने चाहिए फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे ये जो एनी वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं कहूँ मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मेरा जो वोटर आईडी है वो गोरखपुर से बना हुआ है, तो क्या मैं राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट से आपका लोकसभा इलेक्शन लड़ सकता हूँ? द आंसर इज येस। सेम गोज फॉर राज्यसभा, सेम गोज फॉर लोकसभा, कि आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपका वोटर आईडी बना हुआ हो, रजिस्टर्ड एज अ वोटर हो, आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं पूरे इंडिया में। द नेक्स्ट इज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं करनी चाहिए। पोजेसेस क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब भी करती है, जैसे कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए आपका, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए आप, मतलब बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, एंड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। और आपको अगर किसी और लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते हैं लोकसभा के, आप इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस, अभी जो राहुल गांधी के ऊपर करंट केस हुआ था जिसके अंदर कोर्ट ने उनको 2 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट दी थी, जिसको चैलेंज किया उन्होंने, ये वही है। इसके पीछे का अगर आप लॉजिक देखते हैं तो ये 2 ईयर्स इसीलिए दिए गए हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट उस केस के अंदर 2 ईयर्स थी, मिनिमम कितनी भी हो सकती थी, बट उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। क्यों दी गई? इसी रीज़न से, ताकि अगर वो पनिशमेंट उनको मिल जाती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर दीज 2 ईयर्स प्लस आने वाले 6 साल। फिर है इलेक्शन रिलेटेड करप्ट प्रैक्टिसेस।
अगर आप इलेक्शन से रिलेटेड कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर, राइट टू चूज़ के अंदर, हमारा जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 21 एंड 19 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वोटर्स को ये राइट है जानना कि वो जिस एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए आप देखते हैं कि वो अपनी जो इनकम होती है वो डिक्लेयर करते हैं। आरपीए के अंदर भी लिखा हुआ है कि उनको डिक्लेयर करना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन लिया है। तो अगर वो ये करने से भी चूक जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो भी उनका जो नॉमिनेशन है, जो इलेक्शन है, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट। अगर वो किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, तो भी कि या तो उनको कोई बेनिफिट हो रहा होगा उनसे, या फिर वो कुछ किसी और को बेनिफिट करवा रहे होंगे, दोनों ही केसेस के अंदर। एक एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि आपको पता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो जो रिजर्व सीट्स हैं उनके अंदर तो सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग इलेक्ट हो सकते हैं, बट जो जनरल सीट है उनके अंदर इनको डीमेरिट नहीं किया गया है कि आप जनरल सीट्स के ऊपर खड़े होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। दे आर अलाउड टू कंटेस्ट ऑन द जनरल सीट्स एज वेल। फिर नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन। आपकी सिटीजन और एज रिक्वायरमेंट, सिटीजन सेम रहेंगे, एज रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे हो जाती है 30 ईयर्स कि मिनिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए, तभी यू कैन बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी। पोजेसेस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने क्या प्रिस्क्राइब की है कि एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते हों, और किसी आप लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाइड नहीं किए गए हों, क्रिमिनल ऑफेंस हो, चाहे करप्शन हो या फिर इंसॉल्वेंसी हो। द नेक्स्ट टू क्वालिफिकेशंस एडिशनल क्राइटेरिया आर, ये जो रिप्रेजेंट कर आपके राज्यसभा मेंबर्स आपको पता है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर यही तो होता है कि आपकी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहाँ पे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर होता है, लोक राज्यसभा के अंदर होता है। So they are elected by the legislature assemblies and state union territories through indirect elections using proportional representation. Nominated members. President nominates 12 members from fields like literature, science, art and social service based on their expertise. अब हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपके लिए इजी है। डिसक्वालिफिकेशन के अंदर मिनिस्टर्स के ऊपर बहुत सारे आपके ये लगाए गए हैं रूल्स। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करे हैं आर्टिकल 102 के अंदर। द सेकेंड वन आर रिटन अंडर आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड द अनदर इज इन 10th शेड्यूल विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इन तीनों के अंदर हम इनको क्वान्टिफाई करेंगे। एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिसक्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 कि अंडर 102 के अंदर कौन से हैं। तो देखिए हमने जो पहले पढ़े थे, टू बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेम आर द रीजन दे कैन बी डिसक्वालिफाइड इफ दोज क्राइटेरियाज आर नॉट फुलफिल्ड। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर कोर्ट ने उनको ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है मतलब बैंकरप्ट है, या फिर सिटीजन नहीं है इंडिया के, और या फिर उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया है। फिर हम देखते हैं लॉ के अंदर भी वो हो सकते हैं। एक लाइन ये भी लिखी हुई थी, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके अंदर ये क्राइटेरिया है कि वो डिस्क्वालीफाई करे जा सकते हैं, तो वो भी मान्य होगा। तो पार्लियामेंट ने बनाया आपका आरपीए एक्ट 1951। इसके अंदर हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जिसके बेसिस के ऊपर हो सकता है। सबसे पहले क्रिमिनल ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे? एटलीस्ट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर 1 year 18 months की इम्प्रिजनमेंट है उनको, तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। 2 years मिनिमम है होना चाहिए। फिर रिलीज होने के बाद 6 years तक होना ही है उनको। फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी फाउंड की जाए। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को जब किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको अनइलेक्टेड डिक्लेयर करा था। यही ग्राउंड था उनका कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करा फॉर देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, कि उनकी गवर्नमेंट कार्स को या फिर ये सब को। ये ग्राउंड था इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू। फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इन इलेक्शन,
engaged in electoral offenses such as bribery, undue influence, promoting enmity between different groups, ये आपको पता है. The next is disqualification on election related grounds. सबसे पहले failure to lodge election expenditure accounts within the prescribed time, कि आपने इलेक्शन के अंदर कितना खर्च करा है, अगर आप वो एक पर्टिकुलर स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर बताना भूल जाते हैं या फिर बताना रह जाता है तो भी आप अनइलेक्टेड डिक्लेयर करे जा सकते हैं. फिर आपका है कन्विक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, मिस रिपोर्टिंग एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड करप्शन. एक आपका जो अभी आया था जब हमने देखा था कि एक जगह पे इंडिया में, अभी मैं वो जगह बोल रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो एक पर्सन के जो एक कैंडिडेट इलेक्ट हुए थे उन्होंने जो साइन करवाए थे वो बाय फ्रॉड हो गए थे, तो उनको एक दोबारा मौका दिया गया था. उन्होंने जब दोबारा साइन करवाए वो फिर से फ्रॉड हो गए, तो उनको हम बोलते हैं उसको अनअपोज इलेक्ट कर दिया गया, जो उनके अपोजर थे, अपोनेंट थे. मतलब कि अब यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपको बिना इलेक्शन के हम इलेक्ट कर रहे हैं. फिर देखते हैं अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर लेते हैं वो किसी गवर्नमेंट के अंदर में, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. और अगर उनका किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्ट भी है, मतलब वो किसी को अनड्यू फेवर कर रहे हैं, तब भी उनको अनइलेक्टेड डिक्लेयर करा जा सकता है. एंड इफ ही हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द गवर्नमेंट वाइल बीइंग एन एमपी, और अगर वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा वेग है प्रोविजन इसका, इसके ग्राउंड्स कोर्ट डिफाइन करता है या फिर स्पीकर डिफाइन करते हैं. द नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. हमने जो पहले के दो प्रोविजंस पढ़े थे, दैट अंडर आर्टिकल 102 एंड आरपीए एक्ट, इसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो लाई करता है आपका प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा. बट जब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बात आएगी कि इनको गिल्टी मानना है या नहीं मानना है, देन द पावर लाइज विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तब स्पीकर के पास पावर होगी. तो देखते हैं, सबसे पहले सेम वही है. फर्स्ट आता है वॉलेंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी. मतलब आप मान लीजिए कांग्रेस या बीजेपी किसी पार्टी से इलेक्ट हुए, इलेक्ट होने के बाद में आप एमपी बने और उसके बाद में अपने पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दिया. दैट इज द ऑफेंस दैट यू कैन बी क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन एमपी, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन एमपी. द नेक्स्ट इज वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस अगेंस्ट द पार्टीज विप. विप का मतलब आपको पता होना चाहिए. विप क्या होती है? एक पार्टी की एडवाइजरी होती है. आपको पता है जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या फिर किसी और पर्टिकुलर मैटर के ऊपर वोटिंग होनी होती है, चाहे वो मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो या फिर ऑर्डिनरी बिल हो, अगर पार्टी अपनी एक विप जारी करती है उसके अंदर लिखा होता है कि आपको इस पर्सन को वोट देना है. जब वो पब्लिक वोटिंग होती है, अगर सीक्रेट वोटिंग है तो विप जारी नहीं होती है. तो अगर आप उसके अगेंस्ट वोट करते हो, दैट कैन ऑल्सो बी ए रीज़न टू बी डिसक्वालीफाइड. वो एक प्रैक्टिकल रीज़न है, वो एक वैलिड रीज़न होता है. और थर्ड रीज़न है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से खड़े हुए और उसके बाद में आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जीतने के बाद में, तो आपको अनइलेक्टेड डिक्लेयर करा ही जाएगा. एंड द फोर्थ वन, जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड. आपको नॉमिनेट कर लेते हैं, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जैसे आपको नॉमिनेट किया राज्यसभा के अंदर और आपने कोई पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली विद इन 6 मंथ, देन इट इज़ अलाउड. बट अगर आप 6 महीने के बाद करते हैं तो वो अलाउड नहीं होता है. एक पॉइंट इसके अंदर जो नहीं लिखा हुआ है वो है कि इंडिपेंडेंट जो मेंबर होते हैं, आपको पता है ना, बिना निर्दलीय मेंबर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो कि किसी पार्टी से खड़े नहीं होते हैं, उनका बस अपना कोई पर्टिकुलर सिंबल होगा, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे. अगर वो भी इलेक्ट होने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको अनइलेक्टेड डिक्लेयर करा जाएगा. उनके लिए 6 मंथ वाला क्राइटेरिया भी नहीं है, कभी भी करेंगे ज्वाइन तभी करा जाएगा उनको अनइलेक्ट. क्यों करा जाएगा? क्योंकि देखिए आप रीज़न जानिए. अगर वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब लोगों ने उनको वोट दे के जिताया है, तो लोगों का जो बाकी पार्टीज है उन पर भरोसा ही नहीं है. और आप जीतने के बाद में अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो तो लोगों को आपको वोट देने का मतलब क्या हुआ कि हमें जिसको वोट देना था हमने उसको दिया, अब जिसको नहीं देना था वो उसी के पास जाके मिल गया है, तो फिर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इसीलिए इसको अनइलेक्टेड डिक्लेयर करा जाएगा. फिर एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए आप अपनी पार्टी की जो मेंबरशिप है वो गिव अप कर देते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब तो आप अनइलेक्टेड डिक्लेयर करे जाएंगे. बट
अगर आपकी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ चले जाएं पार्टी छोड़ के, तो वो पार्टी के मेंबर्स को अनइलेक्टेड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता है। ये देखिए, अभी ये जो सेम चीज़ हुई थी महाराष्ट्र के अंदर कि वो 2/3 मेंबर थे या नहीं थे, और फिर अगर चले जाते हैं तो जो 2/3 छोड़ के गए हैं दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल पार्टी और द रिमेनिंग 1/3। ये भी क्वेश्चन था। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लाई करते हैं स्पीकर के पास। स्पीकर के पास अथॉरिटी है ये दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने की। फिर है डिसीजन ऑफ अथॉरिटी, द स्पीकर। अदर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि अगर किसी लॉ के अंदर प्रोहिबिट किया गया है कि आपने अगर ये काम करा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ ऑफिस और पावर लीडिंग थ्रू करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस, एंड बीइंग डिक्लेयर डिस्क्वालिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट और ए कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी, या फिर आपको कोई कोर्ट ही अनइलेक्टेड डिक्लेयर कर दे। द नेक्स्ट कम वेकेशन। अभी हमने जो देखा था वो डिस्क्वालिफिकेशन था, डिस्क्वालिफिकेशन से सीट वैकेंट हो जाती है, बट और भी कई रीज़न हो सकते हैं कि सीट वैकेंट हो। सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा? रेजिग्नेशन। या खुद रेजिग्नेशन तो दे सकते हैं ना हम, तो किसी मेंबर को नहीं बनना, किसी कैंडिडेट को नहीं बनना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो रिज़ाइन कर देगा। रिज़ाइन किसको करेगा? या तो स्पीकर को या चेयरमैन को। बट द कैच हियर इज, वो रिज़ाइन जब कर रहा है और अगर स्पीकर उसको अनएक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन दिस डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज। ये स्पीकर का ही फाइनल रहता है, स्पीकर उसको एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 101 क्लॉज 3 के अंदर। द नेक्स्ट इज एब्सेंस फ्रॉम हाउस। एब्सेंस फ्रॉम हाउस क्या होगा? ये देखिए, अगर आपका जो हाउस है वो अभी सेशन के अंदर है और आप 60 डेज कंटिन्यूसली हाउस के अंदर आप आए नहीं हो, आपने वहाँ पे अपनी अटेंडेंस नहीं दी है, तो आपकी सीट वैकेटेड मान ली जाती है। इसके अंदर हम एक्सक्लूड करेंगे रिसेस पीरियड्स को, जैसे कि अर्जन हो जाए, हाउस प्रोरोग हो जाए, वो सब, या फिर पार्लियामेंट आपकी छुट्टी पर है। द नेक्स्ट अथॉरिटी टू डिसाइड, ये हाउस में एक्सक्यूज द एब्सेंस बट इफ नॉट द सीट इज डिक्लेयर्ड वैकेंट। फिर है ड्यूअल मेंबरशिप। ड्यूअल मेंबरशिप मतलब ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 102 के अंदर ड्यूअल मेंबरशिप भी 2-3 तरीके से आ सकती है। सबसे पहले कि आप खड़े हुए, आपने राज्यसभा सीट से भी इलेक्शन लड़ा और आपने लोकसभा सीट से भी इलेक्शन लड़ा और आप दोनों में जीत गए, तब आप कौन से के अंदर जाएंगे? और एक हो सकता है आप पहले एक के मेंबर थे हाउस के, फिर आपने दूसरी हाउस की मेंबरशिप के लिए कंटेस्ट करा, आप उसमें जीत गए, तो आप कौन से में जाएंगे? या फिर आप एक स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट थे, अब आप एक एमपी बनना चाह रहे हैं, तो आप किस में जाएंगे? तो देखिए, एन एमपी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ इलेक्टेड टू बोथ मस्ट वैकेट वन। और अगर ये ऐसा करने से रह जाते हैं तो वो किसी हाउस के मेंबर नहीं बनेंगे। एन एमपी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। और अगर आपके एमपी जो हैं वो दोनों के मेंबर हैं, कि पार्लियामेंट में भी मेंबर बन गए और स्टेट के भी, ये भी अलाउड नहीं है, उनको ये लीव करना होगा। और अगर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने से रह जाएंगे और पार्लियामेंट के मेंबर माने जाएंगे। और इफ़ नॉट रजिस्टर्ड विद द प्रिस्क्राइब पीरियड द पार्लियामेंट सीट बिकम्स वैकेंट। कि आप अगर अपने आप को प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर रजिस्टर नहीं करते हो कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर रहना है या फिर पार्लियामेंट का बनना है, तो आपकी सीट वैकेट हो जाएगी। फिर इलेक्शन टू अनदर सीट इन द सेम हाउस। इफ एन एमपी विंस मोर देन 1 लोकसभा सीट दे मस्ट वैकेट ऑल बट 1 सीट। मतलब आप राज्यसभा में खड़े हुए, आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए, आपको ये भी पता होना चाहिए आप भले ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ना हो, रजिस्टर्ड वोटर ना हो, आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट आप साइमल्टेनियसली भी 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इफ दे फेल टू चूज ऑल सीट्स एक्सेप्ट 1 आर वैकेटेड बाय डिफॉल्ट। अगर वो ये चूज नहीं कर पाते हैं कि उनको किसका मेंबर रहना है, तो कोई ना कोई एक उनकी हटा दी जाएगी, एक पे वो रहेंगे। अदर ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट आपको पता ही है, लोकसभा राज्यसभा में से कोई बनता है, या फिर आपके जो चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये सारे पॉलिटिकल फिगर्स ही होते हैं मोस्टली। तो अगर मान लीजिए आप एक लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं और आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सीट वैकेंट मानी जाएगी, क्योंकि यू नाउ होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। इफ एन एमपी इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट। एंड लास्ट इज, अगर कोर्ट ही आपका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दे, मतलब कोर्ट कह दे कि दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज डिस्क्वालीफाइड, ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड। तो आज के इलेक्शन हमने जो देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है
कि डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या हो सकते हैं। इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं और पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो गए तो क्या होगा। आप अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर, आप अगर किसी पार्टी को आप रिज़ाइन कर देते हो, वॉलेंटरी वहाँ से हट जाते हो, आप सोचोगे कि ये तो उसका राइट है, राइट होना चाहिए कि उनकी मर्ज़ी है ना अगर उनको किसी पार्टी का मेंबर रहना या नहीं रहना। बट ऐसा नहीं होता है। पार्टी के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हर एक मेंबर ऐसा करने लगे कि पार्टी के नेम के ऊपर उन्होंने कंटेस्ट करा और बाद में पार्टी के मेंबर से हट गए वो, तो ये पार्टी के साथ तो धोखा है, बट लोगों के साथ भी तो धोखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टीज़ को वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो उस इंसान ने जिसने वोट दिया ये देख के कि मैं बस पर्टिकुलरली इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट कौन है। अब वो कैंडिडेट जीतने के बाद में सीट छोड़ दे, मतलब वो पार्टी को छोड़ दे, तो ये लोगों के साथ धोखा होगा, लोगों का मिसट्रस्ट बनेगा। इसकी वजह से ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो आई होप आपको आज ये सारी क्लास के अंदर समझ आया हो कि कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे डिसक्वालीफाई होते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो क्वालिफाइड रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो स्पीकर्स हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं। पार्लियामेंट आगे बहुत बड़ा चैप्टर है। पार्लियामेंट के अंदर हम ये भी फिर देखेंगे कि बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, बिल्स की पावर्स किसके पास होती है इंट्रोड्यूस करने की, हमारी मेजोरिटीज़ क्या होती हैं, स्पीकर को, वाइस चेयरपर्सन को, इन सब को क्वालिफाई कैसे करा जाता है, इन सब की पावर्स क्या होती हैं, हम इनको ब्रेक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक्ड इट। If you so, please do like, share and subscribe the channel. Thank you very much.